प्यारे बच्चों, आपका वेलकम है 12th क्लास के केमिस्ट्री क्लास में। आपको याद होगा कि इससे पहले जो हमने क्लास ली थी केमिकल काइनेटिक्स में से हम स्टडी किए हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। उसमें हमें क्या क्या देखा था? व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड इक्वेशंस और हाफ लाइफ पीरियड एटसेट्रा। आज हम इसी टॉपिक को यानी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जरूर उसको देखिए, जिसकी लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पार्ट 2। आज के इस क्लास में हम क्या क्या स्टडी करेंगे? एक तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, इसमें बहुत सारे ग्राफ्स इन्वॉल्व होते हैं। उन ग्राफ्स को हम अलग से स्टडी करेंगे, इनको एक ही जगह पे हम जमा करेंगे। और नंबर 2 हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम बता देंगे। और नंबर 3 हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, बहुत सारी एग्जांपल्स है इसकी, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट वन देखेंगे। और लास्ट पे हम देखेंगे 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे हॉट्स वाले, हॉट्स क्वेश्चंस करेंगे हम। हॉट्स मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। तो इन 4 चीजों पे, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, इन पे आज का जो लेक्चर है वो कंसंट्रेट करेगा। तो ग्राफ्स तो ऑलरेडी हमने थोड़े टच किए हैं, आज हम उनको दोबारा देखेंगे। और आपको याद होगा जो पिछला लेक्चर हमारा हुआ है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हमने निकाली हैं। ग्राफ्स उन्हीं इक्वेशंस से हम ड्रॉ करते हैं। आइए देखते हैं वो क्या क्या थे। सबसे पहले हम देखेंगे एक रिएक्शन है, दैट इज रिएक्टेंट, उसमें ए है और वो ए जो है वो पी प्रोडक्ट बनाता है। इस रिएक्शन के लिए जो हमारे पास, कैसे लिखेंगे हम आज इसको, देखिए एक यहां पे लिखेंगे हम सीरियल नंबर, यहां पे हम देखेंगे इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन कौन सी इक्वेशन हम देखेंगे, x वर्सेस y, x कौन सा होगा इक्वेशन में और y कौन सा होगा। फिर हम देखेंगे इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन सबसे पहले हम देखेंगे सीरियल नंबर 1 पे कि इसका रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो ये होगा, रेट जो है दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx। इसमें रेट जो है वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कैसे होगा वो ग्राफ? इस डायरेक्शन में हम रेट लिखेंगे और इस डायरेक्शन में कंसंट्रेशन। आप देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू mx, a बढ़ेगा रेट भी बढ़ेगा, है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है थ्रू ओरिजिन। इसका यहाँ पे थीटा बनेगा, ये स्लोप जो है वो होगा tan थीटा। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और वो किसके बराबर है? वो स्लोप के बराबर। और यहाँ स्लोप जो है वो k है, दैट इज k। हम इस इक्वेशन से k का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें ये पता होगा ये थीटा कितना है। नंबर 1। नंबर 2,
नंबर 2 इक्वेशन जो है वो हमने देखा था log बेस E फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू log बेस E इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस KT। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसमें हम log E बेस E कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस इस T टाइम को ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वेरी फेमस इक्वेशन है ये। तो वो ग्राफ कैसे आता है, हम इस डायरेक्शन में ये log बेस E हम इधर लेते हैं और इधर टाइम, इस डायरेक्शन में टाइम लेते हैं। तो इस इक्वेशन का ग्राफ ऑलरेडी आपको याद होगा, हमने ड्रॉ किया था। तो ये आती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसमें हम ये एंगल यहाँ पे बनता है हमेशा पॉजिटिव, जो हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, स्लोप जो है इसका जो पॉजिटिव साइड जो एंगल होता है ना, वो हमने देखना होता है। ये थीटा है, टेन थीटा। तो इसमें स्लोप क्या बनेगा, टेन थीटा। और वो किसके बराबर है यहाँ पे, वो है माइनस के बराबर। तो इसमें ये जो log बेस E कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट, ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इसका है log बेस E कंसंट्रेशन ऑफ A। ये पॉइंट है ये इधर, यानी कि ये इंटरसेप्ट जो है ये पूरा यहां से यहां तक जो वैल्यू है वो log A बेस E कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट है। ये इसका ग्राफ है। इसी का एक और फॉर्म हमने स्टडी किया है, वो आपको याद होगा। log E को हम 10 से रिप्लेस करेंगे। आपको याद है log बेस E ऑफ x, अगर हम इसको log 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पे log सेम लिखेंगे, a इज इक्वल टू log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट माइनस KT, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा 2.303 से। ए सेम इक्वेशन है, सिर्फ इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बेस E है इसकी जगह पे हम 10 लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे और यहाँ K जो है वो बनेगा माइनस, ये माइनस है यहाँ पे माइनस K, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोप है ना, तभी तो डाउनवर्ड स्लोप है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है इसमें। तो माइनस, तो यहाँ पे जो माइनस K अपॉन 2.303 आएगा इसका ग्राफ। इसका आपने नोट किया। तो हम सिर्फ इसका, अगर हम इसका ग्राफ यहाँ ड्रॉ करते हैं वो किसके बीच में करते हैं, log बेस E कंसंट्रेशन ऑफ A, E नहीं, हम यहाँ 10 है ना, इसको हम इस T के साथ वर्सेस ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर इन दो के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बता रहे हैं हम E की जगह पे 10 लिखना है, यहां पे E की जगह पे 10 लिखना है और ये T ऐसे लिखना है, यहां पे टेन थीटा बनेगा। सिर्फ यहां पे जो स्लोप होगा वो बनेगा माइनस K अपॉन 2.303। तो ये भी हो गया है, इसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे। एक और ग्राफ है हाफ लाइफ पीरियड का, T हाफ। इक्वेशन है T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K। इसमें क्या ग्राफ ड्रॉ करते हैं, T हाफ का ग्राफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है ना। तो दैट मीन्स कि हाफ लाइफ पीरियड इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो वो कैसे ग्राफ हम दिखाते हैं, इस साइड हम T हाफ लेते हैं और इधर कंसंट्रेशन ऑफ A लेते हैं और ये पैरेलल बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चार ग्राफ्स हमने यहाँ पे, चार इक्वेशंस हैं, इनके हमने चार ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं। एक ये रेट लॉ के लिए है, ये है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। अगर हम log E लेंगे, अगर log 10 लेंगे तो स्लोप यहाँ पे चेंज करना है, माइनस K अपॉन 2.303 लिखना है और यहाँ पे E की जगह पे हमने 10 लिखना है। और ये T हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन, वो हमने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया है। एक दो और लिखेंगे, इसको हम रब करने जा रहे हैं, एक बार देख लो। ओके,
तो ये ग्राफ्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। के का वैल्यू निकालते हैं, इनमें रेट भी निकाल सकते हैं, और ग्राफ्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। आइए हम फिफ्थ वाली इक्वेशन लिखेंगे। फिफ्थ आपको याद होगा ना, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमने लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी दैट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ई रेज़ पावर माइनस के टी, है ना। इसमें हम ए वर्सेस टाइम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसे मिलेगा हमें, इधर कंसंट्रेशन इधर टाइम, तो यहां से ये ग्राफ ऐसे आता है और ये इस लाइन को टच इन्फिनिटी पे करेगा, जो हमने पहले इससे पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया है। ये इसको यहां पे टच नहीं करता है, यानी कि एक्चुअली क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, इट नेवर कंप्लीट्स, और अगर कंप्लीट हो भी जाती है वो हाइपोथेटिकल है, दैट इज एट इन्फिनिटी, उसी टाइम ये लाइन इसके साथ टच करेगा, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और ये पॉइंट जो है जहां से स्टार्ट होता है ना, दैट इज ए नॉट। कैसे, वो आप पार्ट फर्स्ट में देख लेंगे या देखा होगा, आप समझ रहे हैं इसको। अच्छा, ये फिफ्थ इक्वेशन है। सिक्स्थ इक्वेशन हम ऐसा, अगर हमें ये कहा गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस ये, और इसके बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। लेट सपोज अगर हमें ये पूछा जा रहा है कि रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे होगा, ऐसा ही ग्राफ होगा, ऐसा ही ग्राफ होगा। जैसे आपको याद है रेट लॉ क्या है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के, ए की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट ई माइनस के टी, ऐसे लिख सकते हैं ना। ए की जगह पे हमने ये वाला लिखा है, तो यहां रेट वर्सेस टाइम के लिए जो ग्राफ बनेगा हम ऐसे दिखाएंगे, रेट और यहां पे टाइम, तो कैसे बनेगा ग्राफ, सेम ऐसा ही आपको ग्राफ मिलेगा। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं ये ग्राफ ऐसे आएगा, कहीं पे टच नहीं करेगा, इस नीचे वाली लाइन को करेगा तो इन्फिनिटी पे करेगा ये टच। और ये जो है ये रेट हाईएस्ट कब है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन हाईएस्ट है, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन जो है T0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगी, उसी टाइम रेट हाईएस्ट होगी। तो ये एक्सपोनेंशियली कम कम हो जाएगी, कम कम हो जाएगी, और जीरो कब बनेगा, रेट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये था इस इक्वेशन के लिए। अच्छा, अगर हमें ये आ गया है एक और हमें पूछा गया है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है इसके वर्सेस टाइम जो है, इनका ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, अब प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे आएगा, वो हमें कैसे मिलेगा, ये देखिए इस डायरेक्शन में प्रोडक्ट और इधर टाइम लेंगे, ठीक है ना। तो लेट सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है, ए गिव अस प्रोडक्ट, ये वाली है, जब एट टी इज इक्वल टू 0 ये हाईएस्ट होगा ए नॉट, और ये कितना होगा 0। आफ्टर सम टाइम टी, तो ये तो कुछ बनेगा x, ये कितना होगा, इसी ए नॉट में से इस x को माइनस करेंगे, तो ये ए नॉट माइनस एक्स जो है ये फाइनल कंसंट्रेशन है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, है ना। तो हम इस इक्वेशन में अगर वैल्यूज देंगे ना, तो a की जगह पे लिखेंगे ये वाली पूरी टर्म, ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू ए नॉट ई रेज पावर माइनस के टी, है ना। x को यहीं पे रखेंगे, हाँ यहाँ पे x क्या है,
कंसंट्रेशन ऑफ पी, तो एक्स उस साइड ले जाएंगे, ए नॉट यहीं पे रहेगा, ये पूरी टर्म इधर आएगी, माइनस बनेगी ए नॉट ई रेज़ पावर माइनस के टी। एक्स क्या है? पी, कंसंट्रेशन ऑफ पी है ना ये, दैट इज इक्वल टू ए, और ये कॉमन ए नॉट, फिर क्या बचेगा अंदर 1 माइनस ए माइनस के टी, ये तो बचेगा, है ना। चलिए इस कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट और इस टाइम के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये तो पूछा है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल है, आप देख रहे हैं। जब t 0 होगा, t 0 मीन्स के टी 0 e रेज़ पावर माइनस 0, नीचे आएगा e रेज़ पावर 0, वो बनेगा 1, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, और 0 से a नॉट को बल्ट, तो दैट इज p नॉट इज 0, दैट इज इनिशियली यहां से स्टार्ट हमें करना पड़ेगा। इनिशियल जब टाइम 0 है उस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ P कितना निकलता है? 0, तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा इस पॉइंट से। ओके, अब इन्फिनिटी पे जाएंगे, e रेज़ पावर t का इन्फिनिटी दे दो तो e रेज़ पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, नीचे आएगा ये बनेगा e रेज़ पावर इन्फिनिटी 0 बनेगा, तो 1 माइनस 0 1, इसके तो हाईएस्ट बनेगा इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर, तो ये ऐसे जाएगा ग्राफ, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, और यहाँ पे ये फिर कांस्टेंट पैरेलल जाएगा इस लाइन को, है ना। इस तरह से ग्राफ आएगा। दैट मीन्स अगर हम इसी में इसको दिखाएंगे ना, तो यहाँ से ये ग्राफ स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, और यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, और ये कांस्टेंट कब जाएगा? जब ये कंसंट्रेशन ऑफ पी इसके बराबर बनेगा, वही तो आगे ना यहाँ पे इसके बराबर बनेगा, इस तरह से ग्राफ आता है। तो ये था ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये 7 ग्राफ्स हमने डिस्कस किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको देने हैं उनमें अपेयर होना है, क्वालिफाई करना है इंशाल्लाह, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको देखना है, ठीक है। और आप करें, बहुत अच्छा। देखिए, जितना आप अपना माइंड यूज करेंगे ना, उतना आपका माइंड शार्प हो जाता है ना। माइंड को यूज करना है। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करनी पड़ती है ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है माइंड शार्प हो जाता है। तो चलिए फिर एक बार हम न्यूमेरिकल्स की तरफ देखेंगे, लेकिन इक्वेशंस फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए हम कौन से इक्वेशंस यूज करते हैं वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। पहले सबसे पहली इक्वेशन जो है वो है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन ये इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे A नॉट, AT, K और T, इनका मीनिंग आपको हमेशा माइंड में रखना है। ये क्या है? इट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, और ये क्या है? ये है A की फाइनल कंसंट्रेशन। K क्या है? इट इज रेट कांस्टेंट, और ये आपको ये पता है। टाइम क्या है? ये है टाइम इंटरवल, in which concentration of A change from, कहां से चेंज हो रही है? ये चेंज हो रही है इनिशियल टू फाइनल, यानी कि A नॉट से फाइनल कंसंट्रेशन में जितना टाइम लगा दैट इज T। ये एक इक्वेशन आपको याद रखनी है। नंबर 2 इक्वेशन कौन सी याद रखनी है? वो है T हाफ। अच्छा हाँ, यहां बताना जरूरी है, दूसरी इक्वेशन इसी की मॉडिफाइड फॉर्म, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log बेस 10। यहां पे A अपॉन A माइनस एक्स हम लिखते हैं। A जो है
दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, जैसे यहां पे लिखा है। और a माइनस एक्स हमने AT की जगह पे लिखा है, a माइनस एक्स पूरी टर्म जो है दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये x अगर अकेला लेंगे ना, दैट इज अमाउंट कंसंट्रेशन ऑफ ए कंज्यूम्ड, कितना एक कंज्यूम हुआ है वो यहां पे। कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इतना लिया है हमने अमाउंट ऑफ ए, फिर लास्ट पे इतना बचा, बताइए कितने टाइम में ऐसा हुआ होगा, या टी टाइम दिया हुआ है तो के का वैल्यू क्या है, कितना बचा लास्ट पे। लेकिन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि इतना अमाउंट इनिशियल कंसंट्रेशन में से कंज्यूम हुआ है, तब आप बेटर है कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तब आप वो वाला जो कंज्यूम हुआ ना एक्स की जगह पे लिखेंगे। तो इस पे हमने इसको अलग से इस एक्सप्रेशन को दिखाया है। दूसरी इक्वेशन, तीसरी एक्सप्रेशन है टी हाफ, दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन की, है ना। ये है टी हाफ की एक्सप्रेशन, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ये भी हमें यूज करनी है। और ये भी माइंड में रखना है कि टी हाफ जो है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। इसके बारे में अभी हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे तीन एक्सप्रेशन हमने लिखे हैं, एक और है, इसको लिख लो पहले। इन तीन एक्सप्रेशन को याद रखना है। रब करते हैं, ओके। फोर्थ इक्वेशन लिखेंगे यहां पे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितने हाफ लाइफ पीरियड्स हो जाते हैं, और आपको एक हाफ लाइफ का टाइम दिया हुआ है और आपको फुल टाइम दिया है, तो कितने हाफ लाइफ होंगे आप लिखेंगे गिवन टाइम, कितना टोटल टाइम दिया है अपॉन हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड कितना है, जितना टाइम गिवन है ना उस हाफ लाइफ पीरियड से उसको डिवाइड कर लो, तब आपको निकलेगा कितनी हाफ लाइफ हो चुकी है। ये भी दिमाग में रखिए आप। अच्छा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ को हम n से डिनोट करते हैं। कभी ये पूछा जाता है कि इतनी हाफ लाइफ हो गए हैं, अब बताइए कितना अमाउंट बचा है, अमाउंट left after n half lives, कितना बचा है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं यहां पे बता रहा हूं। जैसे सपोज हमारे पास 100 ग्राम्स है, एक हाफ हो गया, ये बचेगा 50, दूसरा हाफ होगा, अब इसका हाफ बचेगा 25, तीसरा हाफ होगा, हाफ लाइफ पीरियड, अब इसका हाफ बचेगा 12.5, इस तरह से कंटिन्यू चलेगा। बताना क्या है कि ये मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन है A0, यहां पे कितना बचा, इसी का हाफ बचेगा ना, फर्स्ट हाफ पीरियड के बाद कितना बचेगा, इसका A0 का हाफ बचेगा ना। तो आफ्टर फर्स्ट टी हाफ कितना बचेगा, अमाउंट लेफ्ट इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। अच्छा, आफ्टर सेकंड टी हाफ, दूसरा टी हाफ ये है, ये फर्स्ट टी हाफ है, ये सेकंड टी हाफ है, ये थर्ड टी हाफ है। सेकंड के बाद अमाउंट कितना बचेगा, इसका हाफ बचेगा, यानी कि A0 अपॉन 2, इसी का हाफ बचेगा ना, कितना होगा वो होगा A0 अपॉन 2 रेज़ पावर 2। समझ आ रहा है ना, बहुत इजी है ये। अच्छा, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर थर्ड टी हाफ, वो अमाउंट कितना बचेगा, वो बचेगा जो
सेकंड हाफ के बाद बच्चा अमाउंट जितना बच गया है 2^2, इसका हाफ बचेगा, वो कितना होगा 2^3। तो यहां एक ऑर्डर बन रहा है, फर्स्ट बाद कितना बच रहा है A0/2^1, सेकंड के बाद A0/2^2, थर्ड के बाद A0 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2^3, फोर्थ के बाद A0/2^4, है ना। तो n हाफ लाइफ के बाद A0/2^n। तो यहां पे हम लिख रहे हैं अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ, वो कितना होगा A0/2^n। ये फॉर्मूला भी याद रखनी है, ये सिर्फ समझाने के लिए हमने बता दिया है कि कैसे ये फॉर्मूला बनती है, ठीक है। ओके, आइए अब हम देखेंगे बचा इतना है, लेकिन कंज्यूम कितना हुआ, इनिशियली जितना हमने लिया A0 उसमें से अमाउंट इतना बच गया है, तो कंज्यूम कितना हुआ, दिस माइनस दिस, इजी है ना। तो सिक्स्थ एक्सप्रेशन आपको क्या याद रखनी है, अमाउंट कंज्यूम आफ्टर n हाफ लाइव्स, आफ्टर n हाफ लाइव्स वो कितना होगा, वो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स 2^n। क्लियर, इजी है ना। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो हमें दिमाग में रखनी है, और इनका जो कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट है वो हमें दिमाग में रखना है, तभी तो हम न्यूमेरिकल्स कर पाते हैं। इसका हो गया, रब करें इसको, बहुत अच्छा बेटा। चलिए क्वेश्चन यहां पे लिखेंगे हम, क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर RXN मैंने लिखा है, रिएक्शन हैज हाफ लाइफ इक्वल टू 20 minutes if initial concentration of a reactant is 50 into 10⁻² moles per liter. Calculate concentration after 60 minutes. देखो क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पहले ही बता दिया है, इसका हाफ लाइफ पीरियड 20 मिनट्स है। तो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, हमें पूछ रहा है कि आप बताइए 60 मिनट्स के बाद कितना बचेगा। तो एक हाफ लाइफ हमें दिया है, तो इस टाइम को हम कन्वर्ट करेंगे हाफ लाइफ में, फिर हम देखेंगे अमाउंट कितना बचा है लास्ट पे, उसके लिए हमने अभी इक्वेशन की है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, हाफ लाइव्स कितने हैं, दैट इज गिवन टाइम, वो कितना है गिवन टाइम इसमें, वो है 60 अपॉन एक हाफ लाइफ 20, दैट इज 3 हाफ लाइव्स है। कितने हाफ लाइव्स है, 3। अब अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 3 हाफ लाइव्स, 3 हाफ लाइव्स के बाद अमाउंट कितना बचेगा, वही तो पूछ रहे हैं ना। कैलकुलेट कंसंट्रेशन आफ्टर 60, कंसंट्रेशन
रिएक्टेंट की कितनी है 60 मिनट्स के बाद, दैट इज कितना बचा है, वो कितना बचा है, वो है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 रेज़ पावर n। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, वो है 50 इंटू 10 रेज़ पावर 2 अपॉन 2 रेज़ पावर n। n कितना है 3, ये कितना है 50 इंटू 10 रेज़ पावर 2 अपॉन 8 है ना। 8 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6.25 इंटू 10 रेज़ पावर 2, 10 रेज़ पावर 2 मोल्स पर लीटर है ना। तो हमने यहाँ पे दो इक्वेशंस को अप्लाई किया है, एक तो कि नंबर ऑफ हाफ लाइव्स कैसे निकाले हैं हमने, और फिर अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स, वो एक्सप्रेशन भी हमने यूज की है। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे, एक और इंपॉर्टेंट चीज, पहले इसको लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। हो गया, बहुत अच्छा बेटा। यहां एक और कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हम आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ना, लेकिन आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। वो कैसे करेंगे आप? प्रैक्टिस से। देखिए एक कोई चीज सीखा जाता है, सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करते हैं। सीखना अलग बात है, अंडरस्टैंड करना अलग बात है, लेकिन रिटेंशन और स्पीड ये दोनों प्रैक्टिस से आते हैं। आपको बार बार करने हैं, बार बार करने हैं। तो आइए एक और कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। लेट अस सपोज हमारे पास है 100 ग्राम्स, जैसे मैंने बताया था आपको 100 ग्राम्स, 100 है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए। रिएक्शन क्या है? ए गिव्स प्रोडक्ट। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए हमारे पास इनिशियली कितना है? तो अगर ये कन्वर्ट हम करेंगे, एक हाफ लाइफ हो गया टी हाफ, तो बताइए कितना बचेगा? 50। दूसरा टी हाफ कितना बचेगा? 25। एक और टी हाफ। हर हाफ लाइफ के बाद देखिए, ये पहला हाफ लाइफ है, जितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है ना, उसी का हाफ बचता है। ठीक, एक तो ये पॉइंट। जब दूसरा हाफ लाइफ है, उसका जो सेकंड हाफ लाइफ में जो इनिशियल कंसंट्रेशन ये बनेगी, इसका हाफ कन्वर्ट होगा, इसका हाफ कंज्यूम होगा। फिर तीसरे टी हाफ में इस 25 का हाफ कंज्यूम होगा, 12.5 बचेगा। अगर एक और टी हाफ होगा इसका, तो इसका हाफ बचेगा, दैट इज 6.25। ये बचते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये सेकंड हाफ लाइफ, ये थर्ड हाफ लाइफ, ये फोर्थ हाफ लाइफ, इसी तरह से फिफ्थ हाफ लाइफ, सिक्स्थ हाफ लाइफ, जितनी होंगे ना, तो उनसे पहले जो अमाउंट है ना, किसी भी हाफ लाइफ से पहले जो अमाउंट है उसी का हाफ कंज्यूम होगा। अब देखिए यहां पे, यहां से अगर हम यहां तक देखेंगे, ये है टी हाफ, कितना है, कितना कंज्यूम हुआ है, यहां पे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 50% कंज्यूम हुआ ना, 50% कंज्यूम हुआ है। अब बताइए यहां कितना कंज्यूम हुआ? ओके, यहां तक गया है। दो हाफ लाइव्स में कितना कंज्यूम हुआ? 75% कंज्यूम हुआ है। देखिए यहां तक 50 हुआ ना कंज्यूम, फिर यहां कितना बचा? 25। तो कितना कंज्यूम हुआ? 75। 75 का मतलब क्या है? 3/4 कंज्यूम हुआ है, यानी कि 3/4 कंज्यूम हुआ है। ठीक है, अच्छा बताइए, दो हाफ पीरियड में 3/4 कंज्यूम हुआ है, तो 3 में कितना कंज्यूम हुआ?
87.5% कंज्यूम हुआ ना? कैसे निकालते हैं हम इसको? अमाउंट कंज्यूम्ड इन n हाफ लाइव्स, a नॉट माइनस a नॉट अपॉन 2 रेज़ पावर n, है ना? वो आप देखेंगे, फॉर्मूला मैंने दी है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट, यहां से अगर हम जाएंगे 4th हाफ लाइफ पीरियड तक कितना कंज्यूम होगा? ये होगा 93.75%। यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें मिलने जा रहा है, वो क्या है? वो ये है कि T50%, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंजप्शन, दैट इज T हाफ, है कि नहीं? है ना? अच्छा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंजप्शन, दैट इज 75% इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी टाइम में खत्म होगा? वो होगा, यहां देखिए, क्या 75% कंज्यूम होने के लिए कितनी हाफ लाइफ आपको चाहिए? ट्वाइस, 2 टाइम्स हाफ लाइफ। इसी तरह से ये देखिए, 87% कंज्यूम होने के लिए, 87% कंज्यूम होने के लिए आपको कितनी हाफ लाइफ चाहिए? एक तो 3T हाफ के बराबर है ये, है ना? इसी तरह से टाइम रिक्वायर्ड फॉर 93.75% कंज्यूम होने के लिए आपको कितनी हाफ लाइफ चाहिए? आपको चाहिए 4 हाफ लाइफ। इसी तरह से अगर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंज्यूम करना है, वो कितनी हाफ लाइफ इसके बराबर है? वो अप्रोक्स हो जाता है 10T हाफ को। और अगर ये है सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये दो जो है ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये कभी कभी पूछा जाता है, इसको प्रूव कर लो, दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% रिएक्शन कंप्लीशन जो है वो इक्वल है 10 टाइम्स T हाफ के लिए। या ये पूछा जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 3/4 कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ, दैट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंजप्शन ऑफ रिएक्शन। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनको कभी कभी एग्जाम में प्रूव करना होता है। तो ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है ना? तो आइए प्रूव किया जाए इन दोनों को। हम इसको और इसको दोनों को प्रूव करेंगे। अगर बोर्ड में ये आया है एग्जाम में, तो कैसे क्वेश्चन आएगा और आप उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसको अब किया जाए, कर लें। बहुत अच्छा बेटा। तो क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट time required for वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए क्या पूछ रहा है, हमें साबित करना है कि एक रिएक्शन है,
उसका जो 75% कंज्यूम हुआ है उसके लिए जितना टाइम हमें चाहिए वो होता है ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ लाइफ पीरियड। हाफ कंज्यूम होने के लिए जितना टाइम हमें चाहिए इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दिखता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो केसेस लेते हैं। एक तो है 75% वाला, दूसरा है 50% वाला। तो केस फर्स्ट है T 50%। वो किसके बराबर है, वो है 0.693 अपॉन के। ऑलरेडी हमें पता है T हाफ है ना। आप लेंगे केस सेकंड, वो किसके लिए 75% वाला है ना, T 75% वाला। अब बताइए इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन 100, फाइनल कंसंट्रेशन वो होगा 75% कंज्यूम हुआ है 100 में से, तो वो कितना बचेगा 25। तो T 75% कितना बचेगा के 2.303 अपॉन के। लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 100 अपॉन 25 है ना, दैट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, ये 4 से कैंसिल होगा। लॉग 4 यहां पे मैं समझा रहा हूं, log 4 is actually 2^2, दैट इज 2 log 2 बनेगी। फॉर्मूला है ना जो ऑलरेडी हमने बता दिया आपको, 2 log 2 है ये। तो 2 का वैल्यू यहां पे लिखेंगे हम, इट इज 2 log 2, ठीक है। तो दैट इज 2.303 अपॉन के, ये बनेगा 2 log 2 का वैल्यू 0.3010। आपको याद है कि जब हम हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं तो उस टाइम 2.303 अपॉन के और इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना निकलता है 0.693 अपॉन के, है ना। इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2। अब इतना वैल्यू क्या है, वो ऑलरेडी T 50% है ना, दैट इज T 75% जो है, दैट इज T 75% जो है दैट इज 2 टाइम्स ये वैल्यू किसका है T 50 का, T 50%। तो दैट मीन्स कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% रिएक्शन कंप्लीशन, है ना। साबित हो गया है। इसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन जिसमें हम देखेंगे, इट इज 10 टाइम्स 99.9% कंप्लीशन के लिए जितना टाइम हमें चाहिए, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, दैट इज 50% कंजम्पशन ऑफ द रिएक्शन। चलिए इसी को हम चेंज करेंगे, इस क्वेश्चन को। प्रूव दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% रिएक्शन कंप्लीशन इज 10 टाइम्स। इसी को हम चेंज कर रहे हैं। Prove that time required for 99.9% reaction completion is 10 times the time required for 50% of reaction completion in case of first order reaction. किया जाए, आइए पहले हम देखेंगे केस फर्स्ट। वो हम लेंगे
T 50% के लिए। तो ये कितना है T 50%? वो ऑलरेडी आपको पता है 0.693 अपॉन K। अब केस सेकंड केस, उसमें T 99.9% है ना, दैट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इसमें कितना है 100 अपॉन फाइनल कितना बचेगा, 100 में से 99.9% खत्म है ना, तो बचेगा कितना 0.1 बचेगा। ठीक है, तो दैट इज T 99.9% जो है दैट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ, ये ऊपर जाएगा 1000 दैट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग 1000 का मतलब मैं यहां पे दिखा रहा हूं, लॉग 1000 इज इक्वल टू लॉग 10 रेज़ पावर 3, ये बनेगा 3 log 10, log 10 इज 1 दैट इज 3 है ना, तो ये पूरा क्या बनेगा 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9096 अपॉन K T 99.9%। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो क्या बनेगा T 99.9% अपॉन T 50% इज इक्वल टू 6.909 अपॉन K इंटू ये ऊपर जाएगा K अपॉन 0.693, ये हो रहा है कैंसिल, तो ये देखिए 0.69 तो 10 के बराबर अप्रोक्सीमेट, तो T 99.9% अपॉन T 50% is approximately 10, that is T 99.9% is equal to 10 times T 50%। ये प्रूफ हो गया है ना, बहुत ही ईजी है, एग्जाम में आता है ये, इस पे आप ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक और क्वेश्चन किया जाए, एक और क्वेश्चन, वो भी उस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे, वो देखेंगे हम। देखिए कैसा क्वेश्चन मिलेगा, a first order reaction completes 50% in 20 minutes. How much time is required for 60% रिएक्शन कंप्लीशन? इसे क्वेश्चन में मिलेंगे, कितना टाइम आपको चाहिए, अगर आपको 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए चाहिए 20 मिनट्स, या 50 तो ऑलरेडी ये तो हो गया हाफ लाइफ है ना, चलिए इधर लिख लेंगे हम 40%। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हुई है 40% 20 मिनट्स में, तो कितना टाइम आपको चाहिए 60% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, कितना टाइम आपको चाहिए? तो इसमें भी दो केसेस हम लिखेंगे,
केस फर्स्ट केस में क्या हो रहा है जरा देखिए। इनिशियल कंसंट्रेशन 100, फाइनल कंसंट्रेशन 100 में से 40 कंज्यूम हुआ तो 60 फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक, तो T 40% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log of 100 अपॉन 60 फाइनल कंसंट्रेशन, दैट इज 2.303 अपॉन K। ये और ये कैंसिल, ये बनेगा log 10 माइनस log 6, log 10 माइनस log 6। log 10 तो हमें ऑलरेडी पता है कि इट इज इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं T 40% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K। ये बनेगा 1 माइनस log 6 जो है 0.7780। T 40% के लिए कितना है 20 मिनट्स, तो 20 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7780 किसके बराबर, इसको माइनस करेंगे, ये कितना बनेगा 2.303 अपॉन K इंटू 222, तो 20 इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें K का वैल्यू K इज इक्वल टू यहाँ आएगा 2.303 इंटू 0.222 अपॉन 20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे K इज इक्वल टू 0.0255, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको K का वैल्यू ये मिलेगा। अब आइए केस सेकंड, T 60% का, दैट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, यहाँ पर भी फाइनल कंसंट्रेशन कितना है 60 कंज्यूम हुआ है, यहाँ कितना बचेगा 40 बचेगा, तो T 60% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log of 10 अपॉन 4, दैट इज log 10 माइनस log 4। इसको मैं रब करूं, कर लूं, ओके चलो ऊपर करें इसको, थोड़ी सी जगह है, log 60। अच्छा यहां पे क्या बनेगा 2.303 अपॉन K log 10 कितना 1 माइनस log 4 कितना बनेगा, देखिए ये 2⁻² होता है, 2 से 0.3010 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 0.3010, ये log 2 है, इंटू 2 होता है ना, तभी तो log 4 हमें मिलता है, तो 2000206 इतना हमें मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा T 60% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K का वैल्यू हमें ऑलरेडी यहां मिला है केस फर्स्ट में 0.0255 इंटू यहाँ पे 1 माइनस से 0.6 को निकालेंगे तो क्या बनेगा 0.4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो वैल्यू है 27.5 मिनट्स के सेकंड्स में था, मिनट्स में के आसपास आपको आंसर मिलेगा। मैं आपको मेथड समझा रहा हूं कि कैसे करना है इस ऐसे वाले क्वेश्चंस को। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 40% कंप्लीट, इतने टाइम में हुई, आप बताइए 60%
कितने में कंप्लीट होगा। तो कैसे करना है, आप पहला वाला एक केस ले लीजिए, उसमें k का वैल्यू निकालिए, k का वैल्यू सेकंड वाले में दे दीजिए, फिर आपको आंसर मिलेगा। कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। क्लियर हो गया ये? बहुत अच्छा, इसको रब करें। देखिए ये जो log 2 है, log 4 है, log 5 है, इनके वैल्यूज जो है ना आपको पता होने चाहिए। थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं वो तो आपको जो है ना लॉग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो लॉग टेबल ढूंढना पड़ता है और इसमें बहुत सारे जो है वैल्यूज याद रखने पड़ते हैं। लॉग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम अभी देंगे जो रिलेटेड हैं। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स जो लॉग के हैं ना उसमें आएगा, लॉग का वैल्यू जो है वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, बिना लॉग टेबल के, लॉग एज वेल एज एंटी लॉग। लेकिन फिलहाल हम जो हमें इस वक्त चाहिए वो क्या है, सबसे पहले लॉग ई ऑफ एक्स होता है एक, दूसरा होता है लॉग 10 ऑफ एक्स। ये लॉग ई ऑफ एक्स जो है दैट इज लॉन भी बोलते हैं इसको, लॉन ऑफ एक्स, ln ऑफ एक्स। ठीक, या तो लॉग आपको इस फॉर्म में मिलेगा या तो इस फॉर्म में मिलेगा। लॉग रेज्ड पावर विद बेस ई, यहां पे लॉग विद बेस 10। और इन दोनों में जो रिलेशन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगर लॉग किसी नंबर का आपको कन्वर्ट करना है लॉग बेस 10 में, तब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 2.303। एक पॉइंट। दूसरा, इसके कुछ फॉर्मूले हैं लॉग के। एक है लॉग m रेज पावर n, लॉग mn, लॉग m/n। ये 3 फॉर्मूले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस फॉर्म में आपको मिलेगा तब आप n को पहले लिखिए, फिर लॉग m का वैल्यू निकालिए, n से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। फिर ये जो log mn है इसको अलग अलग लिख लीजिए, log m अलग है और log n अलग है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए वैल्यू देके। फिर log m अगर डिवाइड n है तब इसको माइनस कर लीजिए, log n। ये 3 फॉर्मूले भी याद रखने हैं। अच्छा, वैल्यूज देखिए आपको पता होना चाहिए, log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9 और log 10। इन सब का वैल्यू जो है ना ये आपको पता होना जरूरी है। देखिए log 1 0 होता है, log 10 1 होता है, ये तो आपको याद रहेंगे। log इसका वैल्यू याद रखना है, इसका वैल्यू याद रखना है, इसका वैल्यू याद रखना है। log 4 निकाल सकते हैं, log 5 निकालना याद रखना है, log 6 निकाल सकते हैं, 7 याद रखना है, 8 9 आप निकाल सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। और ये log 10 तो 1 है, पता है आपको। 6 वैल्यूज के 4 का निकाल सकते हैं आप। देखिए इसका वैल्यू क्या है, 0.3010। log 2 जो है दैट इज 0.3010। जो log 3 है ना 0.4770 के बराबर है, ये log 3 का वैल्यू है। log 4 आप निकाल सकते हैं, दैट इज इट इज एक्चुअली log 2 रेज पावर 2, ये बनेगा 2 log 2। तो 2 से log 2 दैट इज 2 इंटू log 2 का वैल्यू यहाँ पे है 0.3010। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना ये बनेगा 0.6020। ये log 4 का वैल्यू आपको मिल गया है, ठीक है। log 5 का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा 0.6990। log 6 आप निकाल सकते हैं, ये बनेगा log 2 इंटू 3, है ना, ये बनेगा log 2
का वैल्यू 0.3010। हाँ, यहाँ पे log m n है, ये log m n है, तो log m प्लस log n, तो आप इसको प्लस करेंगे log ऑफ 2 से log ऑफ 3 वैल्यू से 0.4770, तो ये log इन दोनों को ऐड करके आपको मिलेगा 0.7780, 0.887437 है ना। log 7 का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए 0.8485। ये log 8 आप निकाल सकते हैं, ये बनेगा log 2 raised power 3, 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, that is ये बनेगा 3 log 2, that is 3 into 0.3010, वो log 8 का वैल्यू आपको मिलेगा 3 3s are 9 है ना, 300 3 1s are 3, 300 3 3s are 9, ये आपको log 8 का वैल्यू। log 9, log 3 raised power 2, 3 3s are 9, तो ये बनेगा 2 log 3 है ना, तो ये बनेगा 2 इंटू log 3 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू आपको याद होगा 0.4770, तो 2 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 तो आपने पहले लाया ना, हाँ 2 log 3 का 0.4770, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 200 4 5 2 4 8 9, ये है, और ये सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। तो इनको क्या है कि जिस तरह से ABCD याद करते हैं ना, इसी तरह से इनको आपको याद कर लीजिए, बहुत जगह पे ये यूज होते हैं वैल्यू। हाँ, कभी कभी आपको आएगा log 4.7, 4 आपको पता है, 5 आपको पता है, तो कहाँ 4.7 कहाँ पता है आपको, लेकिन आप log 4 और 5 के जो दो वैल्यूज हैं उनके बीच में उनको ढूंढ सकते हैं। कैसे, उसके लिए मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ये वैल्यूज आपको यहाँ न्यूमेरिकल्स में चाहिए थे और मैंने इसीलिए ये वैल्यूज आपको बता दी कैसे लिखने हैं। जब आपको ये सॉलिड वैल्यूज मिलेंगे, होल नंबर्स में मिलेंगे, फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा आपको, तब आप ये 0 से लेकर 10 तक यूज करेंगे। रब करते इसको, ओके। तो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जो अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। आपको कभी कभी क्वेश्चन मिल सकता है, हाँ ऐसे मिलेगा क्वेश्चन, सॉल्व नहीं करेंगे हम, लेकिन मैं आपको बताऊं क्वेश्चन कैसे आ सकता है और आपको उसको सॉल्व कैसे करना है। सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, K is equal to 2.301 into 10⁻²) per second. Calculate T1/4 या T2/3 या T3/, ऐसे कुछ भी फ्रैक्शन इस तरह से मिलेगा क्वेश्चन। फाइंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K का वैल्यू गिवन है और क्या निकालना है, T1/4 निकालना है, T2/3 निकालना है, T3 निकालना है ना। ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हम यहां पे लेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/4 जो कंसंट्रेशन पहले था उसका 1/4 कंज्यूम हो चुका है, उसके लिए कितना टाइम लगा ये पूछता है ये। तो जैसे फर्स्ट के लिए क्या करेंगे आप, T1/4 दैट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, जब इसने बता दिया है कि इट इज एक्चुअली कंज्यूम, किस फॉर्मूला हम लिखते हैं वो हम ये यूज करते हैं कि
ए अपॉन ए माइनस एक्स, यही फॉर्मूला यूज करते हैं ना, है ना। एक्स यहां पे कंज्यूम हुआ है, तो कितना कंज्यूम हुआ 1/4। तो ये 1 ए कितना है 1, ये ए कितना है 1, तो हम क्या लिखेंगे इधर, ये है 1 और ये है 1, और x की जगह पे क्या लिखेंगे हम 1/4, ठीक है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप बोलेंगे 1/4 कंज्यूम हुआ है, 1/4 कंज्यूम हुआ है, तो बचा कितना 3/4, तब आपको यहां पे 3/4 डायरेक्ट लिखना है, यानी कि 4 - 1 3/4, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो दूसरे में कैसे करेंगे हम लिखेंगे t 2/3, ये लिखेंगे ना, दैट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ 1/1 माइनस क्या कंज्यूम हुआ 2/3, यहां पे 2/3 ही लिखना है। थर्ड t 3/2 2.303 अपॉन k log 1/1 माइनस कंज्यूम कितना हुआ 3/2, 3 में से 2 हिस्से कंज्यूम हो चुके हैं, है ना। तो जनरल अगर हम देखेंगे, अगर आपको मिलेगा ना ऐसा वाला क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एनी fractional consumption is equal to 2.303 upon k log of 1/1 minus वही फ्रैक्शन जो एग्जाम में पूछा जाएगा ना, जो फ्रैक्शन आपसे पूछा जा रहा है, तब आप क्या करेंगे, वो यहां पे लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे, और फिर आप उसका वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ a जो है यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, माइनस वो फ्रैक्शन आप लिखेंगे। ये मुझे समझाना था, ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिला है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k वैल्यू है, कैलकुलेट t 2/3, तो कहां से करोगे आप ऐसे क्वेश्चंस को, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2/3 जो है वो कंज्यूम हुआ है, तो बचा कितना, तो जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, तो हम क्या चाहते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, आप डायरेक्टली इसको किस फॉर्मूला में लेंगे, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखी है, आप जो वैल्यू दिया है वही यहाँ पे सबस्टिट्यूट कर लीजिए। अगर आप दूसरे तरीके से भी करना चाहेंगे, आप ऐसा करेंगे, आपको पता है t फॉर एग्जाम्पल 1/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ a का 1 है वैल्यू, a माइनस कंज्यूम कितना हुआ है 1/4, a 1 है यहाँ पे, तो फिर ऐसे करोगे। अगर ये ये करने से आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, तब आप डायरेक्टली ये निकालिए इस फॉर्मूला से, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है और फाइनल कंसंट्रेशन कितना है। देखिए फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, 1/4 कंज्यूम हुआ है, बचा कितना 4 में से 1, तो 3/4 बचा, तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा तब 3/4 1/3/4। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज बेटर, ये बेटर है, क्योंकि ये 3/4 आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे, 1/1 माइनस f, 1/1 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1 3/4, तो ये बनेगा 4/3। ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करेंगे। हो गया, बहुत अच्छा बेटा। ये काइनेटिक्स जो है ना, ये हायर क्लासेस तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, लेकिन इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आज ही सीखने पड़ेंगे। चाहे आप किसी भी फील्ड में आगे जाएंगे ना, तो ये हर फील्ड में आपको दिखेगा, हर फील्ड में ये आपको दिखेगा। चाहे बायो का फील्ड आगे में लेना है, फिजिक्स का लेना है, केमिस्ट्री का फील्ड लेना है, तो हर फील्ड में ये काइनेटिक्स आपको दिखेगा, रिएक्शंस का ये जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ये आपको हर जगह पे मिलेगा। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की। एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो नंबर 1, एक जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है ना,
न्यूक्लियर रिएक्शंस, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी जो है ना, दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शंस, वो भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है, और न्यूक्लियस ब्रेक होने के बाद क्या होता है कि छोटे दो न्यूक्लिय बनते हैं। वो जो है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, नंबर 1। नंबर 2, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर जो है C12H22O11 वाटर एसिडिक मीडियम में क्या बना देगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी कि ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ये रिएक्शन फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये एल्डिहाइडिक कंपाउंड है जिसका फंक्शनल ग्रुप है CHO, जबकि फ्रक्टोज जो है ये कीटोन है जिसका फंक्शनल ग्रुप CO है। ये है केन शुगर। इसको हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों बोलते हैं, और ये मिक्सचर जो बनता है ना ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सॉल्यूशन में, इसको हम इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो केन शुगर है ना, ये होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट राइटवर्ड, जबकि जब ये मिक्सचर बनता है ना, उसका जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो है लेवोरोटेटरी, यानी कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना वो रिएक्शन से पहले एक होता है और रिएक्शन के बाद चेंज हो जाता है। पहले डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है फिर लीवोरोटेटरी बनता है। ऐसा क्यों, देखो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ग्लूकोज जो बनता है ना ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लेकिन ये जो फ्रक्टोज है ये लीवोरोटेटरी है। लेकिन लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स का लीवोरोटेटरी पावर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्लूकोज, और नेट रिजल्ट क्या बनेगा, ये भी 50% बनता है, ये भी 50% बनता है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स का जो रोटेटरी पावर है लीवोरोटेटरी वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्लूकोज, इसलिए नेट रिजल्ट लीवोरोटेटरी होता है। तो इन्वर्जन हो जाता है इसमें, किसका, विद रेस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट का प्लेन लेफ्ट वर्ड को जाएगा या राइट वर्ड को जाएगा। पहले रिएक्शन होने से पहले डेक्स्ट्रो होता है फिर लीव हो जाता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। दो एग्जांपल्स। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे बता रहे हैं, ये जो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है ना, इसका जब हम के का वैल्यू निकालते हैं तो वो हम कैसे निकालते हैं, K is equal to 2.303 T log of ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं रेट कांस्टेंट निकालने के लिए फॉर इन रिएक्शंस के लिए, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो दिखाते हैं ना उन कंपाउंड्स की रिएक्शन के लिए, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं तो उनके लिए रिएक्शन ये है कि रेट कांस्टेंट, ये टाइम है, इनिशियल एंगल ऑफ रोटेशन, ये है एंगल ऑफ रोटेशन एट द गिवन टाइम, ये है एंगल ऑफ रोटेशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ओके। थर्ड रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हो गया। अब है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, जैसे CH3 COO C2H5 H2O एसिडिक कंडीशन में
क्या बनेगा, CH3COOH प्लस अल्कोहल C2H5OH। ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है ना, उनका जो ग्रोथ होता है, बढ़ते हैं, या डिके, उनका सेल्फ डिके जो होता है वो भी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। जी, ये आपको पता होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ, ये जो है डिसोसिएशन ऑफ C2, डिसोसिएशन ऑफ N2O5। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, और इसका आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन याद होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, डिसोसिएशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका डिसोसिएशन भी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। 4, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे हमें ये पता, ये है, बहुत सारी और है, और बहुत सारी रिएक्शंस है जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लास्ट पे क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चंस लेंगे, एक दो लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। जैसे हॉट्स मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, यानी कि किसी, एक्चुअली क्या है, जब आप हाई ऑर्डर थिंकिंग डेवलप करते हैं ना, तो लो ऑर्डर वाले थिंकिंग जिन क्वेश्चंस के लिए चाहिए वो तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं, उन पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आइए हम एक दो क्वेश्चंस लेते हैं। इनमें से क्वेश्चन है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी, C4H8 that gives twice C2H4, ये रिएक्शन है। वैल्यू ऑफ K गिवन है, वो कितना है, 2.303 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड, है ना। फाइंड द टाइम इन विच ratio of C4H8 upon C2H4 is unity, that is equal to 1। ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका K का वैल्यू गिवन है, हमें वो टाइम ढूंढना है जिस टाइम इसका और इसका, इन दोनों का रेशो 1 के बराबर होगा, दैट इज दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं। ये है C4H8 twice C2H4 एट टाइम इज इक्वल टू 0, दैट इज इनिशियली। इसकी कंसंट्रेशन जो है वो A है मानते हैं, और इसका होगा 0। आफ्टर सम टाइम T इक्वल टू T, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। लेट अस सपोज वो X अमाउंट बन गया है, क्योंकि ये 2 है तो 2 बनेगा, तो यहां पे कितना बचेगा, A में से X। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये ट्वाइस बना है तो इसमें से पर मोल जो है वो हमें देखना है। ये और इसका कॉन्सेप्ट 11th में है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में, है ना। तो A माइनस एक्स ये बचा है। अब बताइए व्हाट इज X? इट इज द अमाउंट कंज्यूम्ड, जो हमें यहाँ पे
कंज्यूम हुआ है इसका। तो अब देखिए हमने ये पहले ही क्वेश्चन में बता रहा है C4H8 अपॉन C2H4 वो 2x अपॉन क्वेश्चन में दिया है ना वो 1 के बराबर है, लेकिन वो किसके बराबर है? C4H8 वो है a माइनस एक्स अपॉन 2x। दैट इज 2x इंटू 1 a माइनस एक्स। a यहीं पे रखेंगे, ये बनेगा 3x, x को निकालेंगे, ये बनेगा a बाई 3, है ना, a बाई 3 हमें आया है। अब इक्वेशन हमें पता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। इनिशियली मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल्स में हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, यहाँ पे ये हम लिख रहे हैं, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है a माइनस एक्स। लेकिन व्हाट इज x? इट इज अमाउंट कंज्यूम्ड, यानी कि जब यहाँ x बन गए ना तो वो इसमें से निकला है, तो बचा कितना? a माइनस एक्स। तो आप देख लीजिए t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के का वैल्यू 2.303 इंटू 10⁻⁻⁴ लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स का a बाई 3 है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा, ये बनेगा लॉग। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको दिखाते हैं, a माइनस a बाई 3, ये है a अपॉन a माइनस a बाई 3। ये क्या बनेगा? a अपॉन 3a माइनस 1a, तो हो गया 2a, 3 नीचे वो ऊपर जाएगा, दैट इज ये बनेगा लॉग 3a अपॉन 2a, a और a कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा? 10⁻⁴ लॉग m अपॉन n, लॉग 3 माइनस लॉग 2, 10⁻⁴ लॉग 3 ऑलरेडी आपको याद होगा 0.48, 2 डिजिट तक लिखेंगे 0.30, ठीक है। यहां पे हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको, विच इंप्लाइज t इज इक्वल टू 10⁻⁴ इंटू, इसमें से इसको माइनस करेंगे 8, तो ये बनेगा 8, 4 में से 3 1, 0.18, तो t विल बी इक्वल टू 2 0 इसमें से जाएंगे तो बनेगा ये 18 और 2 0 यहाँ पे लिखेंगे। इतने सेकंड हमें चाहिए, यही तो पूछ रहा था। ये रिएक्शन है कि टाइम ढूंढना है जब C4H8 अपॉन C2H4 ये 1 के बराबर होगा, तो हमने वो टाइम निकाला है इस टाइम पे, दैट इज जब 1800 सेकंड्स हो जाएंगे उस टाइम पे क्या होगा, दिस C4H8 अपॉन C2H4 ये जो है इसका वैल्यू 1 होगा, इनका रेशियो जो है वो 1 होगा, दैट इज इनकी कंसंट्रेशन जो है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के बराबर होगा, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उस टाइम जो है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया होगा। फर्स्ट ऑर्डर है ना ये, हाफ, तो अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इसका हाफ लाइफ पीरियड है 1800, इस तरह से हाफ लाइफ पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन दे देंगे हम,
जब कोई क्वेश्चन हम हाई ऑर्डर थिंकिंग का करते हैं ना, तो उसी टाइप का माइंड जब बन जाता है तो लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली इतने इजी लगते हैं, बहुत इजी लगते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम करेंगे, यही हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला क्वेश्चन। इन डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 K का वैल्यू 2.303 इंटू 10⁻⁻² पर सेकेंड दिया है। फाइंड परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ SO2Cl2 इन 100 सेकेंड्स। ये डिकम्पोज हो रहा है, इसका K का वैल्यू SO2Cl2 डिकम्पोज हो रहा है, और SO2Cl2 जब डिकम्पोज हो रहा है तो K का वैल्यू गिवन है। हमें परसेंटेज निकालना है कि जब 100 सेकेंड्स पे कितने परसेंट SO2Cl2 का डिकम्पोज हो चुका होगा, वो हमने देखना है। तो हम इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा नहीं है कहीं पे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हम जो जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन करेंगे या फर्स्ट ऑर्डर। क्यों? क्योंकि ये जो K का वैल्यू है ना, इसका यूनिट पर सेकंड है, और पर सेकंड किस में रेट कांस्टेंट का वैल्यू पर सेकंड किस ऑर्डर रिएक्शन में होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो हम K का जो यूनिट है उसकी बुनियाद पे भी जान सकते हैं कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम ये बता देंगे कि सॉल्यूशन हम इसका ऐसे करेंगे। K जो है इसका वैल्यू है 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, है ना। K का वैल्यू गिवन है 2.303 इंटू 10⁻⁻², दैट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K का वैल्यू गिवन, ये T है, T का टाइम 100 सेकंड दिया है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन वो कितना है, परसेंटेज निकालना तो इनिशियली तो 100 होगा ना, अपॉन A 100 माइनस एक्स को हमने कितनी परसेंट है वो निकालना है। ठीक है, ये और ये कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल, ये कैंसिल, देखिए ये यहाँ पे कैंसिल, ये यहाँ जाएगा 10⁻², कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड 1 आ गया है, दैट इज इक्वल टू लॉग 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए लॉग बेस्ड अपॉन 10 ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर ऐसा है दैट मीन्स y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10⁻⁻y। तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, log of this number is the power to which this 10 is raised so as to become equal to this number, that is इस 10 को क्या पावर रखें ताकि x के बराबर बने, 10 को ये y पावर रखते हैं ताकि ये x के बराबर बनेगा, ये है ये। इसी तरह से अगर ये जो है लॉग किसी भी नंबर का, लॉग 10 का दैट इज इक्वल टू 1, अगर हम एंटी लॉग देखेंगे, एंटी लॉग ऑफ 1 का देखेंगे, वो जिस नंबर का लॉग है ना, ये इस नंबर का एंटी लॉग वही नंबर बनता है, दैट इज 10, दैट इज एंटी लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 10। यानी कि अगर log of 2 है 0.3010, log 2 इज इक्वल टू 0.3010, अगर 0.3010 का एंटी लॉग देखेंगे ना वो 2 के बराबर होगा। एक तो ये पॉइंट, दूसरा अगर हमारे पास P है दैट इज इक्वल टू log Q, अगर हम यहां पे लॉग खत्म करेंगे सिर्फ Q रखेंगे तो यहां पे एंटी लॉग आता है, एंटी लॉग P। ठीक है, तो सेम हम अप्लाई कर रहे हैं यहां पे, यहां लॉग खत्म करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, एंटी लॉग ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 एक्स,
100x है ना, 100 माइनस एक्स है ये, माइनस एक्स। तो एंटी लॉग 1 आपको याद है, लॉग 10 इक्वल टू 1, तो एंटी लॉग ऑफ 1 इक्वल टू 10, ये 10 बनेगा, 10 इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। 100 माइनस एक्स यहाँ पे आएगा, 100 अपॉन ये 10 नीचे आएगा, 0 और 0 कैंसल है ना, एक्स को यहीं पे रखेंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस बनेगा 100 माइनस 10, तो एक्स इज इक्वल टू 90%। तो ये है परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ SO2Cl2। तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे किया हमने, इसको एक्स निकालना था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हमने 2 क्लासेस दिए हैं, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और नए नए कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे इसमें। आप पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।